चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और अब हम चलते हैं आगे और हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है और स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। स्पेकुलेशन, सट्टा, हवा में एक चीज़ जो फिजिकली रियली एग्जिस्ट नहीं कर रही, हवा में है। जैसे स्पेकुलेशंस होती है ना आपके बातों के बारे में कि पहली अटैम्प्ट में पेपर पास हो जाएगा, स्पेकुलेशन है, होता कहाँ पे है। तो उसी के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब डिस्कशन वगैरह कर रहे होंगे कि स्पेकुलेशन बिजनेस हमारा क्या होता है और किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ स्पेकुलेशन बिजनेस, ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें मैं जो आपको कहूँगा सिर्फ आपने वो चीज़ याद करनी है जो कहूँगा, क्रैम करने वाली उसे क्रैम कर लीजिएगा। बाकी सिर्फ आपने जो है वो क्या करनी है, रीड ओनली के पर्सपेक्टिव पे लेकर चलनी है। नाउ व्हाट इज स्पेकुलेशन बिजनेस। देखें, कोई भी ऐसा बिजनेस इनमें ये डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटी, चीज़ों की खरीदो फरोख्त के बारे में आप में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगला लाइन बड़ी मज़े की है, वो क्या है, इज पीरियोडिकली, मतलब मंथली बेसिस के ऊपर, टाइमली बेसिस के ऊपर, या अल्टीमेटली एक साथ ही सेटल्ड हो गया है, ख़त्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफ़र ऑफ कमोडिटी, के डिलीवरी नहीं हुई, कमोडिटी ट्रांसफ़र नहीं हुई, लेकिन उसको ट्रांसफ़र किए बगैर ही आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, इसे हम कहते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस ये है, मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के पास गया, कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर बी ने उसको गुड्स डिलीवर कर दी, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, इसका प्रॉफिट आ गया, इसकी इनकम जो है बन गई। बट यहाँ पे ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, यहाँ पे गुड्स की ये डिलीवरी नहीं हो रही। गुड्स की डिलीवरी लिए बिना ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसे हम कहते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जी इसकी एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारा स्पेकुलेशन का पार्ट नहीं बनती। कौन कौन सी आती हैं। नंबर वन, कि अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस के स्कोप से जो रेलेवेंट है, जिसका ताल्लुक हमारे सिलेबस के स्कोप के साथ है, वो ये है कि अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए या मर्चेंडाइज वगैरह परचेज़ करने के लिए जो आप मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे, और वो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को फ्यूचर प्राइस लॉसेस से, प्राइस की फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए, अगर आप वो कर रहे हैं तो रिमेंबर उस केस में वो आपका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट होगा, वो स्पेकुलेशन बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट नहीं होगा। तो जो आपकी इन्वेंट्री होती है, आप जिसमें डील कर रहे हैं, या जो आपका रॉ मटेरियल है, उसको अगर प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए आपने कोई किया है तो रिमेंबर दैट विल बी योर नॉर्मल बिजनेस। हम उसको स्पेकुलेशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। और यही पेपर में हमें आता है, हमारे से यही क्या है रिलेट कर रहा है, हमारे से यही जो है वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, बिकॉज ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ का पार्ट जो है बन रहा होता है। उसके बाद सेकंड एक्सेप्शन है, दैट इज़ फॉर द रीड पर्पस ओनली, मतलब रीड तो नहीं, यू कैन से यू आर गोइंग टू क्रैम दैट एरिया। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है स्टॉक एंड शेयर्स का, स्टॉक मार्केट वाला जो होते हैं स्टॉक एंड शेयर्स, डीलर ने या इन्वेस्टर ने अपने आप को फ्यूचर लॉसेस से बचाने के लिए, जो मुस्तकबिल में लॉस होने हैं, फ्यूचर लॉसेस से बचाने के लिए एक डीलर है, एक इन्वेस्टर है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डील कर रहा है और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, और कॉन्ट्रैक्ट करने की कर रहा है कि अपने आप को वो प्राइस के फ्यूचर लॉसेस वगैरह से बचाना चाहता है। तो रिमेंबर ये भी कभी भी हमारा सॉरी ये भी हमारा स्पेकुलेशन में नहीं आएगा, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ का पार्ट बन रहा होगा। और तीसरा है कि जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, या जो एक्सचेंज मार्केट में होते हैं, अगर जो फॉरवर्ड मार्केट के मेंबर हैं या स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं,
अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जॉबिंग आर्बिट्रेज का अपने आप को फ्यूचर लॉस से प्रिपेयर करने के लिए, बचाने के लिए, तो ये भी आपका स्पेकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये 3 इसके एक्सेप्शन हैं जो आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। जैसे एग्जांपल है इसकी, इन अगस्त 2015 LT signed a future contract with Mubarak Enterprises for the purchase of 500 metric ton of maize at 15,800 पर मेट्रिक टन। उसने फैसला किया है कि इतनी मकई जो है वो क्या करेगा, ख़रीद लेगा इस रेट के ऊपर। डिलीवरी वॉज टू बी एक्सपेक्टेड टू मेड इन अक्टूबर 2015। डिलीवरी जो है वो अक्टूबर 2015 में होनी है। ME ऑल्सो एग्रीड टू रीपरचेज द एंटायर लॉट। मुबारक एंटरप्राइज ने भी एग्री कर लिया है कि ठीक है, मतलब सेलर जो आज बेच रहा है उसने एग्री कर लिया है कि अक्टूबर में अगर तुमने इसको बेचना हुआ ना तो आप हमें ही बेच देना उस वक्त जो मार्केट में प्राइस होगी। अक्टूबर 15 को प्राइस ऑफ मेज इंक्रीज टू 18,240 पर मेट्रिक टन। 15,800 से बढ़े कितनी हो गई है, 18,240 पर मेट्रिक टन हो गई है। LT सोल्ड द एंटायर लॉट टू ME। उसने पूरी वो लॉट किसको भेज दी है, ME को भेज दी है, विदाउट टेकिंग डिलीवरी, डिलीवरी लिए बिना ही। अब देखें, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी मुझे फलानी डेट के बाद ये सामान चाहिए, जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया उसने कहा ठीक है जी हम आपको सामान जो है वो दे देंगे, लेकिन अगर आपने बेचना हुआ तो एट दैट डे आप हमें ही बेच दीजिएगा, एट दैट डे आप हमें ही बेच दीजिएगा। आपने कहा ठीक है, टाइम आया, आपने उनको ही बेच दिया, उनसे ही ख़रीदा, उनको ही बेच दिया, डिलीवरी भी नहीं ली, आपका बैठे बैठे प्रॉफिट हो गया। ये जो प्रॉफिट होगा ये क्या कहलाएगा, आपका स्पेक्युलेटिव गेन कहलाएगा। और ये प्रॉफिट जो है आपका स्पेक्युलेटिव इनकम का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पे बात करते हैं कि हमने इस स्पेकुलेशन बिजनेस को नॉर्मल बिजनेस से सेपरेट किया ही क्यों है। मतलब जो नॉर्मल बिजनेस है उसको हमने प्लेस किया है सेक्शन नंबर 18 में, और स्पेकुलेशन को हमने रखा है सेक्शन नंबर 19 पे। इसकी रीज़न क्या है सर? इसकी सिंपल सी रीज़न है कि जो स्पेकुलेशन बिजनेस है ना, इसका लॉस का ट्रीटमेंट जो है वो सेपरेट है। इसका लॉस का ट्रीटमेंट क्या है, सेपरेट है। इसका लॉस का ट्रीटमेंट जो है वो चेंज्ड है। चूँकि इसका लॉस का ट्रीटमेंट सेपरेट है इसलिए हमने क्या किया है, इसको सेपरेट किया है। इसलिए हमने क्या किया है, इसको सेपरेट लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। हमने यही चीज़ पढ़ी थी जब हम सेक्शन नंबर 37 और 38 पढ़ रहे थे। हमने कहा 38 में हमने आइटम्स को इसलिए प्लेस किया है, हमने इसलिए इनको अलग रखा है बिकॉज 38 के आइटम में लॉस नहीं हो सकता, 37 में होते हैं।
सो डैट्स वाई 18 को 19 से हमने सेपरेट रखा है, बिकॉज इसका लॉस का ट्रीटमेंट सेपरेट है और 19 का लॉस का ट्रीटमेंट जो है वो क्या है हमारे पास सेपरेट है। तो हम इनको अलग लेके चलते हैं। अगर हमारे कॉमन एक्सपेंसेस होंगे वो हम अपोर्शन करेंगे, स्पेकुलेशन को अलग हेड में शो करेंगे और नॉन स्पेकुलेशन को अलग पे शो कर रहे होंगे। जो स्पेकुलेशन बिजनेस होगा इसका गेन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और स्पेकुलेशन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा, इसके अलावा वो किसी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है वो आपने क्या रखनी है, अपने जहन में रखनी है। क्लियर है ये? अब चलते हैं आगे। अब आगे हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं एडमिसिबल रिडक्शंस का। एडमिसिबल रिडक्शंस का मतलब है ये वो रिडक्शंस है जो हमें अलाउड हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। जब हम अपनी इनकम फ्रॉम बिज़नेस कैलकुलेट कर रहे होंगे, हमने इनकम फ्रॉम बिज़नेस कैलकुलेट करते हुए इन्हें क्या करवाना है, हमने लेस करवाना है। तो इसमें देखते हैं, इसमें 4 चीज़ें जो हैं वो हमने बेसिकली डिस्कस करनी है। पहले हमने देखना है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जो हमारे कारोबार के लिए होंगे, बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए होंगे, वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। दूसरा है जी एनिमल्स यूज्ड फॉर बिजनेस, कि अगर हम बिज़नेस में जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमने क्या करना है, लेके चलना है। तीसरा होगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और चौथा होगा हमारे पास अमलगमेशन एक्सपेंसेस। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब ये याद नहीं करना, ये सेक्शन जो है आपने याद नहीं करना, बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि ये खर्चा होगा तो आपने क्या करना है, इसे क्लेम कर लेना है। अब इसमें ये जनरल रूल है, ये क्या है, दिस इज़ माय जनरल रूल। क्या वो रूल कहता है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो होली एंड एक्सक्लूसिवली जिसका ताल्लुक ही हमारे कारोबार के साथ हो, हमारे बिजनेस के साथ हो, वो हम हमेशा क्या कर सकते हैं, वो हम हमेशा क्लेम कर सकते हैं, वो हम हमेशा लेस करवा सकते हैं। जैसे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज होती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं, आप बिज़नेस के रेंटल प्रेमिसेस पे काम कर रहे हैं, आप रेंट पे करते हैं, आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, रोड टैक्स पे किया, म्यूनसिपल टैक्स पे किया, ये हो गया। जो बिज़नेस एसेट्स के रिपेयर्स हो गए, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह होगी, ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जिन्हें आप क्या करवा सकते हैं, जिन्हें आप लेस करवा सकते हैं, बिकॉज इनका ताल्लुक बिज़नेस के साथ है। असूल ये है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका ताल्लुक बिजनेस के साथ होगा, आप उसे अपने एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद सैलरीज़ वगैरह पे करते हैं, बैड डेट्स होते हैं, आपने एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट्स के लिए एजुकेशनल हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूशन वगैरह में ख़र्चा किया, वो क्लेम हो सकता है। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे ख़र्चा कर रहे हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन वगैरह पे कर रहे हैं, फॉरेन डेलीगेशन के ऊपर। उसने एंड पे ये बात सम अप कर दी है कि कोई भी ऐसा ख़र्चा जो मुकम्मल बिज़नेस के लिए हो रहा है, कोई भी ऐसा ख़र्चा जो मुकम्मल और बिज़नेस के लिए हो रहा है, कारोबार के लिए हो रहा है, आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसको अपने एक्सपेंस के तौर पे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। एनी एक्सपेंस विच इज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस, वो क्या हो जाएगा, आप उसे एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर लेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है हमारे पास
एनिमल्स के ऊपर बाद में हम आते हैं। पहले हम चलते हैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के ऊपर। ये वही रूल है जो आप अकाउंटिंग में पढ़ के आते हैं। ये वही प्रिंसिपल है जो आप कहाँ पढ़ के आते हैं, अकाउंटिंग में पढ़ के आते हैं। अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा होता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंस किया है, हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कोई भी आपने ऐसा एक्सपेंस किया है जिसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स है, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा, मतलब जिसे हम कहते हैं कि वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा कैपिटलाइज होता है और अकाउंटिंग में हम उसे क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह अकाउंटिंग वाले ये कहते हैं कि आप उसे हमेशा क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं, तो भाईजान टैक्स वालों ने भी यही कहना होता है। टैक्स वालों ने भी यही कहना होता है। क्या? टैक्स वाले कहते हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसा खर्चा किया जो कैपिटल एसेट है, मगर टैक्स में तो सिंपल असूल है, कोई भी आपका ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ है, जिसका बेनिफिट 12 महीनों से ज़्यादा है, तो रिमेंबर इस एक्सपेंस को आपने कैपिटलाइज करना है और इसको जो उसकी लाइफ वगैरह होगी या जो रेलेवेंट पॉलिसी होगी उसकी बेसिस के ऊपर डेप्रिशिएट करना है, या इसकी बेसिस के ऊपर आपने उसे क्या करना है, अमोर्टाइज जो है वो करना है। तो ये बेसिक असूल है, ये बेसिक प्रिंसिपल है जो उसने क्या कर दिया है, उसने आपको गिवन कर दिया है कि दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि आपने एक ऑफिस बिल्डिंग परचेज़ की है 50 मिलियन की। अब ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंस है, ये आपका कैपेक्स है। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन जो है वो क्या करेंगे, आप चार्ज कर रहे होंगे, आप डिप्रिसिएशन जो है उसे क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 4.8 मिलियन पेड अगेंस्ट परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 ईयर्स। भाई ये आपने सॉफ्टवेयर के पैसे दिए हैं, वो 3 साल तक इस्तेमाल होगा और आप इसको एक्सपेंस आउट कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंस नहीं है, आप इसे कैपिटलाइज करेंगे और आप इसको कैपिटलाइज करके इसकी लाइफ 3 पे डिवाइड करेंगे और हर साल जो है आप इसकी क्या कर रहे होंगे, अमोर्टाइजेशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे, नेट 1.6 मिलियन। फिर द कंपनी इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2 मिलियन। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने 2 मिलियन के एक्सपेंडिचर जो है इनकर किए हैं ऑन सेल्स प्रमोशन, सेल्स की प्रमोशन के लिए। इट हैज़ बिन एस्टिमेटेड दैट द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। और हम जो बेनिफिट ये खर्चा किया इसका बेनिफिट हमें 3 साल तक मिलना है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म है बेनिफिट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हम इसे क्या करेंगे, इसको जिसकी लाइफ है उसके ऊपर अमोर्टाइज कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे चलते हैं।
आगे डिस्कस करते हैं अमलगमेशन एक्सपेंसेस को। व्हाट आर अमलगमेशन एक्सपेंसेस? कि जब दो कंपनीज आपस में, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, ये आपस में मर्ज होती हैं और मर्ज होके एक कंपनी ए बी बनाते हैं, उसके ऊपर जो इनके एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं, लाइक एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी, वो सारे एक्सपेंसेस जो ये न्यू कंपनी बनेगी वो भी क्या कर सकती है, एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कि अल्फ़ा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड मर्ज टू फॉर्म अ न्यू कंपनी जीटा लिमिटेड। जीटा लिमिटेड पेड ₹5 मिलियन फॉर द मर्जर। अब एक अल्फ़ा बीटा बन के क्या बन के नई कंपनी, और कितनी कॉस्ट पे की है, 5 मिलियन। ये जो 5 मिलियन इन्होंने पे किया है ये क्या होगा, एक्सपेंस अलाउ होगा किसको, जीटा लिमिटेड को, और ये क्या करवाएंगे, ये अपने उसमें से लेस करवा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं आखिरी एरिया की तरफ, और वो है जी हमारे पास एनिमल्स यूज फॉर बिजनेस पर्पस। देखें जी, एनिमल्स की बात याद करें, अगर एनिमल्स का जिक्र करें तो एनिमल्स जो हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स या देर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। एक एनिमल्स वो हैं जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक वो है जो आपके बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं एनिमल्स को, तो रिमेंबर ये किसका पार्ट बनेंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेंगे। मतलब वो जो आपकी सेल्स होंगी उसमें से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो लेस करवाएंगे, आपका जीपी आ जाएगा। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल फार्म्स होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल फार्म्स। अब एनिमल फार्म्स जो है उसमें क्या होता है, गाय हो गई, भैंस हो गई, उसको बच्चा लेके आते हैं, पालते हैं, बेचते हैं। अब इनके लिए ये गायें, ये बकरी, ये बछड़ा, ये भैंस, ये सारा क्या है, स्टॉक एंड ट्रेड है। तो वो अगर बेचेंगे तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, जो लॉस वो प्रॉपर इन्वेंट्री का प्रिंसिपल लगा के बैठे होंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे इस यहाँ पे बेसिकली जो यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं हलीब। हलीब मिल्क्स जो हैं, ये जो प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच रहे हैं वो है मिल्क प्रोडक्ट्स। ये मार्केट में दूध बेच रहे हैं, ये मार्केट में योगर्ट बेच रहे हैं। तो भाई दूध बेच रहे हैं, योगर्ट बेच रहे हैं, इनकी इन्वेंट्री तो मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट्स है। लेकिन इनके लिए, दूध के लिए, दही के लिए, इनके पास कुछ एनिमल्स तो होंगे जो बिज़नेस में क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जानदार हैं, एनिमल्स हैं, बिज़नेस में यूज़ हो रहे हैं, तो इनकी कुछ स्पेसिफिक लाइफ होगी। इनकी क्या होगी, एक स्पेसिफिक लाइफ होगी जिसमें हम इन्हें क्या कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे, जिनमें हम इन्हें क्या कर रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक इनकी मिल्किंग लाइफ होती है, एक इनकी नेचुरल लाइफ होती है। वो क्या हो सकते हैं, वो हमारे लिए यूज़लेस हो सकते हैं। मतलब गाय थी, उसकी मिल्किंग लाइफ ख़त्म हो गई है, अब वो आपके लिए यूज़लेस है। या यू कैन से डैट भैंसें थी, रात को बारिश हुई है, बिजली गिरी, भैंसें मर गई हैं, यूज़लेस हो गई हैं। भैंस की टांग टूट गई है, बीमार हो गई है, अब वो आपके लिए क्या हो गई हैं, यूज़लेस हो गई हैं। जब वो यूज़लेस हो जाएंगे तो आप उन्हें बेच देंगे, या अगर मर गए हैं तो आप उनको क्या करेंगे, वो गोश्त वगैरह बना के बेच देंगे, वो खाले वगैरह बेच के आपको अमाउंट रियलाइज़ हो रही होगी। वो जो अमाउंट रियलाइज़ होगी, अगर इस तरह का सेल हुआ कि यूज़लेस हो गए, मिल्किंग पर्पज़ के लिए डैमेज हो गए हैं, तो आपने क्या फाइंड आउट करना होगा, आपने फाइंड आउट करना होगा नेट लॉस। क्या करना होगा, फाइंड आउट आपने नेट लॉस। और वो नेट लॉस जो है वो क्या करना है, आपने चार्ज करना है। अब वो नेट लॉस करने का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल्स, कि आपने वो एनिमल कितने का लिया था वो देखेंगे, आपको उसमें से कितनी अमाउंट रियलाइज़ हुई है, कितनी रकम हासिल हुई है वो देखेंगे, और जो रिडक्शन है वो फिर हम क्या करेंगे, चार्ज कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक गाय ली थी 3 लाख रुपए की,
आपने गाय ली थी कितने की, 3 लाख रुपए की। अब वो गाय यूज़लेस हो गई, टांग टूट गई। आपने कसाई को बुलाया, कसाई ने कहा जी मैं तो लूँगा 70,000 रुपये की। तो कसाई आपको 70,000 रुपया दे के वो टूटी टांग वाली गाय को लेकर चला गया। अब आपको नेट लॉस कितना हुआ, 2,30,000 का। तो ये जो 2,30,000 का लॉस होगा, आप इसे क्या इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस में, एक्सपेंस के तौर पर क्या करवा रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। और ये जी हमारे पास टीना है। टीना हमें एग्जाम्पल समझाएगी। कहता है जी, हबीब डेयरी लिमिटेड परचेज 3 काउस फॉर डेयरी बिजनेसेस एट ₹1,00,000। हबीब डेयरी लिमिटेड ने 3 गायें खरीदी हैं 1 लाख की, ठीक है। वैक्सीनेशन कॉस्ट ऑफ ईच काउ वॉज 2,000। जो वैक्सीनेशन कॉस्ट है वो कितनी है, 2,000 है। 1 काउ बिकम परमानेंटली डिसेबल एंड वो सोल्ड फॉर 20,000। इसमें से एक गाय जो है वो डिसेबल हो गई है और वो कितने की बिक गई है, 20,000 रुपये की। हमने डिडक्शन कैलकुलेट करने कितना हमें खर्चा अलाउ होगा, वो हमने क्या करना है, देखना है। अब देखो कॉस्ट ऑफ एनिमल क्या थी, 1 लाख रुपया। हमें अमाउंट कितनी रियलाइज़ हुई है, 20,000 रुपया। भाई वो यूज़लेस हो गई, हमने बेच दी, 20,000 रुपया मिल गया। नेट लॉस कितना हुआ है, 80,000 का। ये 80,000 जो है वो मैं अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या कर लूँगा, लेस करवा रहा हूँगा। वो मैं क्या कर रहा हूँगा, क्लेम कर रहा हूँगा। और ये जो 2,000 रुपया वैक्सीनेशन कॉस्ट थी, वैक्सीनेशन कॉस्ट तो मेरा वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है। और जो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम क्लेम वैसे ही करवा लेते हैं। ये एग्जाम्पल रीड करके बताइए, एग्जाम्पल क्लियर है आप लोगों को? इसे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। हाँ, कि एक कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसमें शामिल 4 लाख रुपया इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 गाउस एज दे बिकम परमानेंटली यूज फॉर मिल्किंग पर्पस। क्या आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में 4 लाख शामिल किया हुआ है। These cows were originally purchased for TL's Dairy Farm in फैसलाबाद फॉर 2 लाख ईच। हमने ये गाय 2 लाख की एक ली थी। अब वो गाय यूज़लेस हो गई, हमने एक्सपेंस आउट कर दिया। पहली बात है ये हमने कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूड किया है, हमने ये कॉस्ट ऑफ सेल में लेस किया होगा। ये लेस नहीं होना चाहिए था। हम इसे क्या करेंगे, हम इसको ऐड बैक कर देंगे कि भाईजान ये हमारे प्रॉफिट का वापस पार्ट बन गया। हम लॉस निकालेंगे कि भाई मेरी गायें जो थी दोनों, उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 4 लाख, हमें 80,000 ईच मिला है। कितना मिला, 1,60,000 जो है वो रियलाइज़ हुआ। नेट लॉस कितना हुआ, 2,40,000 का नेट लॉस हुआ। ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या हो जाएगा, अलाउ हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 20 विच इज़ ऑल रिलेटेड टू एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स, वो जो है क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा सेक्शन नंबर 21 से होगा, रिलेट करता हुआ कि सेक्शन नंबर 21 में क्या कुछ आता है। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस आउट करेंगे स्पेशल एक्सपेंडिचर्स। और थर्ड लेक्चर में डेप्रिसिएशन करके, तो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में हमारा बिजनेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो बताएं, वरना कल मिलते हैं हम विद स्पेशल एक्सपेंडिचर्स और उसको ट्रीट करते हैं कैसे हैं, किस तरह से हमने उनको कैरी करना है और किस तरह से हमने उनको लेकर चलना है। सेक्शन 21 सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 21 हम कल डिस्कस आउट कर रहे होंगे, और वही अगर सेक्शन 21 आप लोगों को समझ आ जाता है, यू कैन प्राउडली से डैट कि आपको इनकम फ्रॉम बिज़नेस जो है वो समझ आ जाएगा। इनकम फ्रॉम बिज़नेस में सबसे जो मुश्किल एरिया है वो सेक्शन नंबर 21 का ही कंसिडर होता है। जिस बच्चे को सेक्शन नंबर 21 समझ आ गया वो बच्चा कह सकता है कि जी मुझे बिज़नेस आ गया। बिकॉज बिज़नेस में असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि लेस करना क्या है, बिज़नेस में असल प्रॉब्लम ये है कि लेस क्या नहीं करना। अकाउंटेंट ने तो भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम एक्सपेंस लेस, अकाउंटेंट ने दुनिया जहान का एक्सपेंस जो है लेस करवाया होता है। हमने उसे ऐड बैक करना सीखना है, और ऐड बैक करने के लिए जो हमारे पास असूल है जो हमने लेके चलना है, जिसके मुताबिक हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, वो सेक्शन नंबर 21 है। अगर आपको सेक्शन नंबर 21 आ जाता है तो रिमेंबर आपका ये बिज़नेस कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज बिजनेस के न्यूमेरिकल्स में असल कहानी है चीज़ों को ऐड बैक करने की। ऐड बैक करना आपको आना चाहिए। अगर आपको ऐड बैक करना आ जाता है मुबारक हो, आपको बिजनेस जो है वो आ जाता है। तो इससे पहले जो हमने 4 न्यूमेरिकल्स किए थे वो क्लियर थे, 4 हेड्स के न्यूमेरिकल्स, उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। वो रिटर्न्स वाला आपने कंप्लीट कर लिया था। चलें, मैंने तो आपका टाइम वेस्ट तो अवेलेबल किया था। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद सेक्शन 21, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ बिजनेस, और फिर हम उसे काम को वाइंड अप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।